वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए दूरपास बुक से सबक नंबर 1 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 1 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है तरानाए हिंदी और इसके शायर हैं मोहम्मद इकबाल। अब जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि तरानाए हिंदी नज़्म बहुत फेमस है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसी नज़्म का मतलब हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे बच्चों। तो पहले इसका पहला शेर पढ़ते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। गुलिस्ता किसे कहते हैं? बाग को या चमन को। तो तशरीह को लिखने से पहले एग्ज़ाम में सयाको सबाक लिखना होता है। तो सयाको सबाक में क्या लिखोगे कि ये शेर नज़्म तरानाए हिंदी से लिया गया है जिसे मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। हमेशा ध्यान रखना कि सयाको सबाक लिखना एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। सयाको सबाक में नज़्म का नाम और नज़्म के शायर का नाम लिखना होता है। तशरीह में लिखोगे कि शायर को अपने वतन से बहुत मोहब्बत है और उसे अपना वतन सारी दुनिया से ज़्यादा हसीन यानी कि ख़ास खूबसूरत मालूम होता है और इसी वजह से शायर कहता है कि दुनिया में हिंदुस्तान से ज़्यादा अच्छा कोई देश नहीं है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक चमन यानी कि एक बाग की तरह है और हम हिंदुस्तानी यानी कि हम हिंदुस्तान के लोग इस चमन की बुलबुलें हैं। अगला शेर है गुर्बत में हूँ अगर मैं रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। तो सबसे पहले बच्चों लिखना सयाको सबाक कि ये शेर नज़्म तरानाए हिंदी से लिया गया है जिसे मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। तशरीह होगी कि इस बंद में शायर कहता है कि अगर हम परदेश में हों तब भी हमारा दिल अपने देश में अपने हिंदुस्तान में अटका रहता है। यानी कि हम जिस्मानी तौर पर तो वतन से दूर होते हैं लेकिन रूहानी तौर पर हमारा दिमाग वतन में ही होता है। यानी कि हमें परदेश में ना समझो, जहाँ हमारा दिल हो हमें वही समझो। यानी कि हमें अपने देश में ही समझो क्योंकि हमारा दिल हमारी रूह हमारे देश से ही लगाव रखती है। कहने को तो हम अपने देश से दूर हैं। अगला शेर है पर्वत यानी कि पहाड़। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। साया को सबाक लिखोगे कि ये शेर नज़्म तरानाए हिंदी से लिया गया है जिसे मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। तो तशरीह होगी कि शायर को अपने वतन के पहाड़ों से मोहब्बत है। वो अपने वतन के हिमालय पहाड़ की खूबियाँ बयान करते हुए कह रहा है कि हिंदुस्तान का हिमालय पहाड़ इतना बुलंद इतना ऊंचा है जिस तरह जैसे कि आसमान से बातें कर रहा है, या फिर ऐसा मालूम होता है कि वो आसमान का पड़ोसी है यानी कि इतना बुलंद है कि आसमान के बराबर है हिमालय पहाड़। और हिमालय पहाड़ हमारे लिए पहरेदार है, हमारा मुहाफिज, हमारी हिफाजत करने वाला है और ये दुश्मनों से हमारी हिफाजत करता है। अगला शेर है गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश के जिना हमारा। तो सयाको सबाक लिखोगे कि ये शेर नज़्म तरानाए हिंदी से लिया गया है जिसे मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। तशरीह इस शेर में शायर ने कुदरती मनाजिर का ज़िक्र करते हुए कहा है। किस चीज़ का ज़िक्र करते हुए कहा है? कुदरती मनाजिर का ज़िक्र करते हुए कहा है पहाड़ों से निकलने वाली हज़ारों नदियाँ हिंदुस्तान की गोद में खेल रही हैं। पहाड़ों से निकलने वाली लहलाती नदियाँ ऐसी मालूम होती हैं जैसी कि इठलाती हुई मस्ती के आलम में खेल रही हैं और इन कुदरती मनाजिर की बदौलत हिंदुस्तान जन्नत के रश्क की मानिंद बन गया है। यानी कि जन्नत के रश्क आप जानते हैं कि किसे कहते हैं? किसी चीज़ को देखकर उसकी खूबसूरती को देखकर रश्क करना। तो जन्नत के रश्क की मानिंद हिंदुस्तान बन गया है क्योंकि यहाँ के जो कुदरती मनाजिर हैं वो बेइंतहा हसीन और ख़ूबसूरत हैं। अगला शेर है पांचवा ए आबे रोदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। सयाको सबाक लिखोगे कि ये शेर नज़्म तरानाए हिंदी से लिया गया है जिसे मोहम्मद इकबाल ने लिखा है।
تشریح ہوگی کہ اس شعر میں شاعر گنگا ندی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے گنگا، تجھ کو وہ دن یاد ہے جب تیرے اندر مسلمانوں کا قافلہ آ کر اترا تھا۔ اگلا شعر ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ سیاق و سباق، یہ شعر نظم ترانہ ہندی سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے۔ تشریح میں لکھو گے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہر مذہب اچھائی کے راستے پر لے کر جاتا ہے۔ یاد رکھو گے کہ ہر مذہب اچھائی کے راستے پر لے کر جاتا ہے۔ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو ہمیں لڑائی جھگڑا کرنے اور دوسرے مذہب کے ساتھ دشمنی کرنے کا درس یعنی کہ سبق دے رہا ہو۔ ہم سب ہندی ہیں یعنی کہ ہندوستان کے ہیں۔ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہم سب ہندوستانی ہیں۔ ہمارا وطن، ہم سب کا وطن ہندوستان ہے۔ اگلا شعر ہے، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ سیاق و سباق، یہ شعر نظم ترانہ ہندی سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے۔ تشریح میں لکھو گے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ کچھ تو ایسی بات ہے کہ ہمارا وجود دنیا سے نہیں مٹتا، یعنی کہ دوسرے ممالک نے ہمیشہ ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بنائے لیکن وہ سب ناکامیاب ہو گئے۔ ہندوستان نے ہر پریشانی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، تبھی اپنی آن و بان اور شان کے ساتھ دنیا میں اونچا مقام حاصل کر پایا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہر مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ اگلا بند ہے، اقبال کو کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نیہا ہمارا۔ تو سیاق و سباق، یہ شعر نظم ترانہ ہندی سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے۔ تشریح میں لکھو گے کہ اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اقبال، اس دنیا میں اپنا کوئی رازدار نہیں، ہمارے دل میں پوشیدہ درد کو جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو گے کہ کیا کہا ہے آخری شعر میں شاعر نے کہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے اقبال، اس دنیا میں اپنا کوئی رازدار، کوئی ساتھی نہیں، ہمارے دل میں پوشیدہ درد کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اب بچوں ایگزام میں اس چیپٹر کا، اس نظم کا مرکزی خیال بھی لکھنے کے لیے آئے گا۔ تو مرکزی خیال کا مطلب کیا ہے کہ اس نظم کے ذریعے سے شاعر نے ہمیں کیا سندیش، کیا پیغام دیا ہے۔ تو اس نظم کا مرکزی خیال کس طرح سے لکھو گے، پڑھ کر سناتی ہوں۔ اس نظم کے ذریعے شاعر نے اپنے ملک سے، یہاں پر لکھ دینا اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے وطن کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس دنیا میں ہندوستان سے اچھا کوئی دیس نہیں ہے۔ یہاں کے قدرتی مناظر بہت دلکش ہیں، یہاں مختلف مذاہب یعنی کہ الگ الگ طرح کے لوگوں میں دوستی اور آپسی بھائی چارہ ہے۔ یہاں کچھ بات ضرور ہے کہ غیر ملک کی بری نظر کے باوجود ہمارا نام و نشان اب تک اس دنیا میں باقی ہے۔ اب بچوں اس چیپٹر کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہے۔ تو ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر پڑھ کر سنانے سے پہلے سبھی بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بچے اسٹیشنری کے گفٹ آئٹمس کی خاص چیزیں 0% کمیشن پر خریدنا چاہتے ہیں، یعنی کہ 1% بھی آپ کی کمیشن نہیں لگے گی، آپ ڈائریکٹ ہی بنا کسی کمیشن کے ان چیزوں کو خرید سکتے ہو۔ تو بچوں لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے جا کر خرید سکتے ہو۔ یہ سبھی چیزیں بہت زیادہ خاص اور اعلیٰ کوالٹی کی ہیں، جیسے کہ آٹومیٹک مینول شارپنر، نیڈیبل اریزر، خاص طرح کی کلک پینسلیں، مارکس، جیومیٹری باکس، گفٹ آئٹمس۔ تو یہ سبھی چیزیں ٹیچرز ڈے اور فرینڈشپ ڈے دونوں کے لیے ہی آپ کے لیے یوزفل رہے گی۔ آپ بچوں ایک بار ضرور ٹرائی کرنا، کیونکہ یہاں پر آپ کو جیسے دکانوں پر جا کر جو ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں آپ سے بہت زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو بنا کسی کمیشن کے ایک بھی پیسے ضائع نہیں ہوگا آپ کا، اور بیسٹ کوالٹی کی چیزیں آپ کو گھر بیٹھے مل جائیں گی۔ تو اب سوال جواب پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، شاعر نے بلبلے اور گلستہ کسے کہا ہے؟ شاعر نے بلبلے ہندوستانیوں کو اور گلستہ ہندوستان کو کہا ہے۔
अगला सवाल है, शायर ने किस पहाड़ को आसमान का हमसाया कहा है? तो शायर ने हिमालय पहाड़ को आसमान का हमसाया कहा है, यानी कि आसमान के बराबर बुलंद कहा है। अगला सवाल है, इकबाल ने हिंदुस्तान को रश्क जिना क्यों कहा है? तो इकबाल ने हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा करार देते हुए कहा है कि यहाँ के पहाड़ हमारे मुहाफिज, हमारी हिफाजत करने वाले हैं। नदियाँ मुल्क को सैराब करती हैं, सींचती हैं, और यहाँ के कुदरती मनाजिर की बदौलत हिंदुस्तान जन्नत के रश्क की मानिंद है। जिस तरह से जन्नत को देखकर रश्क किया जाता है, तो यहाँ पर भी सभी चीज़ें इतनी ख़ास हैं कि इन्हें देखकर जन्नत की तरह रश्क किया जाता है। अगला सवाल है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस मिसरे से क्या सबक मिलता है? तो मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस मिसरे से ये सबक मिलता है कि कोई भी मज़हब आपस में दूसरे मज़हब से दुश्मनी रखना नहीं सिखाता है, बल्कि मज़हब नेकी और सच्चाई के रास्ते पर ले जाते हैं। अब बच्चों, इस चैप्टर के ग्रामर से रिलेटेड सवाल है। नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल करना है। तो बच्चों, ये ऑलरेडी मुकम्मल है, बस मैं पढ़कर सुनाती हूँ आपको। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा। अब है बच्चों जुमले। तो पहला लफ्ज़ है हिंदुस्तान। जुमला होगा, हिंदुस्तान की सरहद बहुत वसी यानी कि बहुत बड़ी है। अगला लफ्ज़ है वतन। मेरे प्यारे वतन का नाम हिंदुस्तान है। गंगा, गंगा और जमुना का कोई सानी नहीं है, यानी कि इनकी बराबर का, इनके जोड़ का कोई नहीं है। कारवा, रजनी का कारवा मरता खपता नई उम्मीद के साथ पहुंचा। मज़हब, हर मज़हब नेकी और सच्चाई के रास्ते पर ले जाता है। अब अगला सवाल है, शेर मुकम्मल करने हैं। ऊपर मिसरे मुकम्मल करने थे, यहाँ पर आपको शेर मुकम्मल करने हैं। तो बच्चों, सभी आंसर मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो इसे भी पढ़कर सुना देती हूँ। गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन और ज़माना हमारा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा। अब बच्चों, इस चैप्टर का है अमली काम। तो अमली काम के अंदर क्या बोला गया है कि इस सबक में इकबाल ने वतन से अपनी मोहब्बत और अपने वतन की खूबियों का जिक्र किया है। आप भी हिंदुस्तान की खसूसियात से मुताल्लिक एक पैराग्राफ लिखिए। तो कैसे लिखोगे, पढ़कर सुनाती हूँ। कदीम यानी कि पुराने ज़माने से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। ये बहुत वसी मुल्क है। हम अपने प्यारे वतन पर फ़ख्र करते हैं। इसमें पानी से लबरेज दरिया और हरे भरे खेत और घने जंगलात इसकी रौनक को बढ़ाते हैं। आसमान को छूने वाली पहाड़ी चोटियों के फैले हुए समुंदरी लहरें और कश्मीर की वादी का दिलफरेब हुस्न मादरे वतन की जीनत है, यानी कि खूबसूरती की वजह है। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म की आबो हवा पाई जाती है। इसी वजह से मादरे वतन हिंदुस्तान में बहुत से किस्म के अनाज, सब्जियां, फल और फूल पैदा होते हैं। हिंदुस्तान एक गुलिस्ता यानी कि बाग है, जिसमें हर मज़हब व कौम के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हिंदुस्तान एक गुलिस्ता है, ये तो लिखा, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारी आज़ाद हुकूमत मादरे वतन की तरक्की के लिए अनथक कोशिशें करती है। हम सब हिंदुस्तानी इसकी तरक्की के लिए हमेशा कोशा यानी कि कोशिश में लगे रहेंगे और कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।